नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। और सबसे पहले बात करते हैं चुनावी परिवेश, महाराणा का प्रवेश। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव यानी आम चुनाव के दौरान महाराणा प्रताप का प्रवेश हो चुका है और खासकर उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर राजनीति दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और आज महाराणा प्रताप की जयंती देश व प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मनाई गई और इसी क्रम में लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ कार्यालय और बालेंटन चौराहा प्रतिमा पर राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाई और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार से महाराणा प्रताप जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है और मैनपुरी में क्षत्रिय समाज के लोगों ने मूर्ति पर माला अर्पण कर उन्हें याद किया। और इस दौरान क्षत्रिय कल्याण परिषद के महामंत्री रामबाबू कुशवाहा ने कहा कि महाराणा प्रताप के बारे में जो लोगों ने उलूल जुलूल बोला, उसकी वजह से हमारे लोगों में बहुत आक्रोश है, नाराजगी है। हम नहीं चाहते कि मैनपुरी की शांति व्यवस्था भंग हो, इसीलिए हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया। चौक पर आज महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय कल्याण परिषद के महामंत्री रामबाबू कुशवाहा जी ने महाराणा प्रताप के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद भाषण दिया। आप उन्हीं से बात करते हैं। बाबू जी, आज एक कार्यक्रम रखा गया, क्या कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा होता है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और हम पूरे जनपद की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की हमारी योजना थी, लेकिन आप सबको पता है कि कल ही चुनाव स्थगित हुआ है और इधर महाराणा प्रताप के बारे में जो उलूल जुलूल बोला लोगों ने, उसके वजह से हमारे लोगों में बहुत आक्रोश है। हम नहीं चाहते हैं कि मैनपुरी की शांति व्यवस्था भंग हो, इसलिए हम बड़ा कार्यक्रम कोई करने के मूड में नहीं, लेकिन उन्हें हम चेतावनी अवश्य देना चाहते हैं कि वो अपने में सुधार करें। हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो हम शांति व्यवस्था भी भंग कर देंगे। इसमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। महाराणा प्रताप की जयंती थी, जिस दिन रोड शो हुआ था उस दिन पर राजनीति गर्मा गई थी। आज कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा है, बड़ा नेता इसीलिए नहीं बुलाया कोई। बड़ा नेता आता है, यहाँ भीड़ होती ज़्यादा और भीड़ को कंट्रोल करने में जिला प्रशासन को परेशानी होती। जिला प्रशासन से भी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा आपका पर्व है, आप शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मना लें और अभी कोई ऐसा वातावरण पैदा न करें जिससे मैनपुरी की शांति व्यवस्था बने। हमारा राजनीतिक दल होने के नाते से हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ जो व्यापारी है और आम जनता है उन्हें कोई कष्ट न हो, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से हमने माल्यार्पण करके छोटी सी वार्ता करके अपने कार्यक्रम को समाप्त। भाई, आज पूरे प्रदेश में महाराणा प्रताप की जो मूर्ति के साथ हुआ उसको लेकर जगह जगह ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन किया गया। इस पर राजनीतिक रोटियां सीखने के लोगों ने प्रयास किया, क्या कहेंगे? नहीं, राजनीतिक रोटियां नहीं। ऐसा है, महाराणा प्रताप से कोई क्षत्रिय नहीं, महाराणा प्रताप कोई क्षत्रिय जाति के लिए नहीं लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, हिंदू समाज के लिए लड़े थे। जो और जातियों के लोग हैं उन्हें भी बुरा लगा। आपको पता होना चाहिए, अभी प्रोफेसर शोभालक सिंह ने एक स्टेटमेंट, प्रोफेसर क्या नाम है उनका, महामंत्री जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जयवीर सिंह मंत्री जी ने पूरे जनपद के चौराहों पे महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लगा दी। मुझे ताज्जुब लगता है, उस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया है हर चौराहे पे, जबकि हर चौराहे पर अनेक लोगों की यानी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उन्हें सब जगह महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं। तो वो वातावरण दूषित कर रहे थे। हमने वातावरण दूषित होने से बचाया है क्योंकि हम मैनपुरी की शांति व्यवस्था व्यवस्थित हैं। देखिए, ये हमारे साथ थे क्षत्रिय कल्याण परिषद के महामंत्री रामबाबू कुशवाहा। हालांकि आप इसमें जो महाराणा प्रताप का कार्यक्रम उसमें कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया, बड़ा चेहरा भाजपा का नहीं दिखाई दिया। हालांकि उनका कहना है कि बड़ा कार्यक्रम होता तो यहाँ कुछ और समस्या हो सकती थी और यहाँ का प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता। मैनपुरी से के न्यूज़ के लिए चंद्रजीत सिंह। बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मिनटों की लड़ाई सेकंडों में आई।
देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है, ये सभी को पता है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। और इसी बीच बीजेपी के नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेगा वाले बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है और राणा के ओवैसी भाइयों पर दिए गए बयान पर AIMIM नेता आपको बता दें वारिस पठान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो समझ गए हैं कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं और इसीलिए ये सब बकवास कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी और उनके भाई पर जमकर निशाना साधा था और राणा ने बिना नाम लिए कहा था कि छोटा भाई बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखाते हैं और हम क्या करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूं कि छोटे भाई साहब, आपको तो 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेगा। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वो कहां से आए और कहां गए। इसका एक वीडियो भी राणा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और साथ ही उन्होंने इसमें दोनों ओवैसी बंधुओं को भी टैग किया। तो नवनीत राणा और 15 मिनट और 15 सेकंड, क्योंकि ये राजनीतिक देखा जाए इस मुद्दे को लेकर ये कहा जाए कि अब राजनेता व्यक्तिगत हो गए हैं या राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं और इस आधार पर क्या वोट बैंक को अपने पाले में कर पाएंगे, ये भी एक बेहद अहम सवाल है। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति और जुबानी जंग इस बीच नजर आ रही है कि 15 सेकंड में अगर पुलिस हटा दी गई तो फिर आप कहां जाएंगे, इस तरीके की धमकी और चुनौती जुबानी जंग नजर आ रही है। इसी खबर पर अखिलेश सिंह संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए 15 मिनट और 15 सेकंड, ये क्या व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है राजनेताओं की या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी जो अभी ज्वाइन की नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव से पहले, वो पहले निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र से चुनी गई थी और जब ओवैसी ने कुछ दिन पहले अपने एक रैली से कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगर देश के किसी भी स्थान से या देश में किसी भी जगह से 15 मिनट के लिए अगर पुलिस फोर्स को हटा दिया जाए तो फिर देख लें कि तस्वीर क्या होगी। उसी का को फोकस करते हुए नवनीत राणा, जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय है, तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि वो जीती निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थी जी। उन्होंने जो नया बयान दिया है कि 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस हटा दी जाए तो ओवैसी भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहां चले गए और किधर गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नवनीत राणा भी एक फायर ब्रांड नेता की तरह जो बोल रही हैं, उसको कभी चुनौती ओवैसी के लिए भी कह सकते हैं कि ओवैसी भी ऐसे ही फायर ब्रांड की तरह से आग उगलते हुए बयानबाजी करते हैं। हालांकि उनके खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई आज तक नहीं पुलिस प्रशासन या चुनाव आयोग के द्वारा देखी गई, लेकिन जो अब नवनीत राणा की तरफ से अगर कहा गया है तो इसको अगर देखा जाए तो इस ओवैसी के बयान की काट के बयान के तौर पर ही इसे देखा जाए। और खासकर लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह से माहौल ध्रुवीकरण का किया जा रहा है, उस ध्रुवीकरण के माहौल में ओवैसी जब लगातार तरह तरह के बयान ऐसे देते हैं कि चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए वो एक तरह का ध्रुवीकरण करते हैं कि मतदाता एक मुक्त होकर एक साइड में वोटिंग करें। शायद ये लगता है कि नवनीत राणा का जो बयान है वो भी एक ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है। जी बिल्कुल, नवनीत राणा के बयान से जिस तरीके से राजनीति जो है शुरू होती हुई नजर आ रही है, ये चुनावी ध्रुवीकरण की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मिनटों की लड़ाई अब सेकंडों में आई, इस लिहाज से बोला जा सकता है जिस तरीके से चुनावी मंचों में इस बयान का जिक्र किया गया और 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस हटा दी जाए तो फिर हम देख लेंगे इस तरीके की जुबानी जंग की शुरुआत। बढ़ते आगे और बात करते हैं अखिलेश की हुंकार बीजेपी परवार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान के पहले 3 चरणों में स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से आ गई तो पुलिसकर्मियों को भी अग्निवीर बना दिया जाएगा और चौथे और 5वें चरण के मतदान में आप लोग मतदान
कर उनके मंसूबों को रोकने का काम करें। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, जबकि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करती है, लेकिन विकास के नाम पर काफी पीछे है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन किसानों की कमाई को बिचौलियों के हाथ में सौंप दिया। कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है, और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेके तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में, तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास। अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहने वाले लोग हैं, ये अगर आउटसोर्स में हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, बताओ लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में ना आरक्षण दिया गया और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए। चुनावी जनसभा और इस बीच कई आरोप और प्रत्यारोप मरते हुए नजर आए। जिस तरीके से अखिलेश यादव एक चुनावी जनसभाओं से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जो है उसका इंजन खराब हो चुका है, और साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से काबिज होती है सत्ता में, तो जो वर्दीधारी हैं उनकी जो नौकरी है अग्निवीर की तरह हो जाएगी। फराज अंसारी बहराइच से संवाददाता जुड़े हुए हैं। फराज, क्या लगता है इस तरीके के बयानों से वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सकता है? क्योंकि ये विश्लेषण करना अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी आधा चुनाव बाकी है। आवाज मिल पा रही है? हेलो जी जी, क्वेश्चन फिर से पूछिए। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया, अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया, लगातार इसको लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही क्या लगता है इन मुद्दों के आधार पर जन समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है और विपक्ष भी। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि आज जनपद बहराइच के गेंदघर मैदान में गठबंधन प्रत्याशी रमेश गौतम व भगत राम मिश्रा के समर्थन में अखिलेश यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है, और वहीं परिवारवाद पर भी वो जो है बोले हैं, और भाजपा बसपा के पदाधिकारियों के ऊपर भी जो कार्रवाई पे उस पे भी उन्होंने तंज कसा है। बहुत से जो भर्ती हैं, भर्ती पे भी उन्होंने जो है बोला है, और जमकर विपक्ष पे हमला करते नजर आए हैं। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते दिखे अखिलेश यादव। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए, जो चुनावी माहौल में लाजिमी है। बढ़ते आगे और बात करते हैं मान गए भीम ऑफर की थीम। समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी घोषित किए गए भीम निषाद की नाराजगी आखिरकार खत्म हो चुकी है, और पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने का वादा किया है, और साथ ही उन्हें संगठन में प्रदेश सचिव से पदोन्नति देकर राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। और ऐसे में भीम निषाद अब पार्टी का प्रचार करने को राजी हो गए हैं, और अब सुल्तानपुर समेत आसपास के निषाद बाहुल क्षेत्रों में पार्टी के लिए काम करेंगे। और भीम निषाद का टिकट काटकर जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम भुआल निषाद को टिकट दिया था, तब से ही भीम निषाद बेहद नाराज चल रहे थे। उन्होंने पार्टी में रहते हुए इस फैसले का खूब विरोध भी किया था, और सपा मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया गया था इनके द्वारा। इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, और इसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी शुरू हो गई थी। करीब 8 महीने से सुल्तानपुर में प्रचार कर रहे भीम निषाद की मजबूत पकड़ को देखते हुए यह माना जा रहा था कि यदि वो विरोध करेंगे तो पार्टी को करारा झटका लग सकता है। बुधवार को भीम निषाद ने फोन पर बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जरूरत होगी तो पार्टी का प्रचार किया जाएगा।
साथ ही सुल्तानपुर के अलावा आजमगढ़, अंबेडकर नगर और गोरखपुर में भी प्रचार करने का दायित्व मिला है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अनुशासित तरीके से पार्टी में अपनी बात को रखा था और पार्टी हित के लिए लगातार काम करते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र का बयान आबादी पर घमासान। उन्नाव का रुख कर लेते हैं। उन्नाव से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज का जो बढ़ती जनसंख्या पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू घटा तो देश बटा, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनना बेहद जरूरी है। और लोकसभा चुनाव के बीच उन्नाव से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज का बढ़ती जनसंख्या पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू घटा तो देश बटा, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाना जरूरी है। और एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए साक्षी महाराज ने कहा है कि इसको पढ़ने के बाद से आहत हूं कि 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया है। तो नाज सांसद साक्षी महाराज का ये बयान सामने आया, जिस तरीके से रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जो आबादी है हिंदू की घटती जा रही है और मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि जो रिपोर्ट, जो आंकड़े निकलकर सामने आए, ये फिलहाल इस तरीके की रिपोर्ट जो है ना सामने आए। और क्योंकि ये बयान वाकई जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम की आबादी का जिक्र किया है, इसको लेकर एक चिंता जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं साक्षी महाराज। तो हिंदू घटा तो देश बटा, ये बयान साक्षी महाराज का, और ये चिंता निकलकर सामने आ रही है। तो वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव चल रहा है, यानी कि आम चुनाव और चौथे चरण का चुनाव बेहद नजदीक है। बढ़ते आगे और बात करते हैं। यात्रा आरंभ हुआ शुभारंभ। देवभूमि के प्रवेश द्वार ऋषिकेश से चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है और करीब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की बसों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया गया। और देश के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल का जय घोष कर यात्रा की शुरुआत की। और इस मौके पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आए लगभग 4000 तीर्थयात्रियों ने ऋषिकेश से अपनी चारधाम यात्रा शुरू की और सभी यात्रियों में भगवान के दर्शन का उत्साह देखने लायक था। ऋषिकेश यात्रा टर्मिनल से 135 बसों में यात्रा के लिए 4000 तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया। और आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा का जो हमारा यहाँ ISBT ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति है, हर वर्ष यहाँ से अपनी बसों का बेड़ा प्रारंभ करती है। आज 135 बसें, जिसमें 4050 यात्री आज रवाना हुए हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इस अवसर पर अनेकों हमारे विशेष अतिथिगण यहाँ मौजूद थे, जिनके शुभाशीष से यात्रा आज प्रारंभ हुई है। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20.5 लाख से ऊपर हुए हैं। का मतलब ये है कि इस बार यात्रा और इससे ज़्यादा जाने वाली है। सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल की हैं, अच्छी व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो हमारे इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, साफ़ सफाई रखें, गंदगी ना करें, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे पग पग पर देवी देवता विराजमान रहते हैं।
चार धाम यात्रा के लिए पहला जत्था आज ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप से रवाना हो रहा है। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप पे, जहां से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरी झंडी दिखा करके यहां से चार धाम यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों को रवाना करेंगे और मंगल कामना के साथ यहां से उन्हें भेजा जाएगा। कहां से आए हैं आप और कितना उत्साह है आप में? मध्य प्रदेश अंजड़ से, राम जिले में। कहाँ जा रहे हैं आप? केदारनाथ बद्रीनाथ चार धाम की यात्रा। पहली बार हैं या इससे? पहली बार आए हैं। कैसा लगा उत्तराखंड? बहुत अच्छा लग रहा। व्यवस्थाएं किस तरह की? बहुत अच्छी है व्यवस्थाएं। आप भी कहाँ से आए हैं? हम भी एमपी से आए हैं, हम बड़वानी साइड से। कहाँ जा रहे हैं आप? हम चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, गंगोत्री जमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जा रहे हैं। अभी तक तो इस यात्रा के लिए दूसरों से सुना था, अभी तक हम खुद जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है इसके लिए। उत्तराखंड कैसा लगा? आप पहली बार उतरा? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो यात्रा बहुत अच्छी हुई, भगवान हमारी यात्रा आगे भी अच्छी बनाए। मंत्री जी आपको हरी झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ है जी, हाँ है। आप कहाँ से आए हैं? एमपी से या इंदौर से ही, हम सब परिवार के साथ ही आए हुए हैं। कितने लोग हैं आप सब लोग? हम 10 ऐसे तो ज़्यादा सवारी हमारे पास, बाकी हम 10 परिवार के ही हैं। कैसे? और यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करके अपने अपने गंतव्य को लौटेंगे। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।